So hello friends, welcome to the third lecture of some basic concept of chemistry, जो 11th स्टैंडर्ड का हमारा सबसे फर्स्ट लेसन है। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम मोल कंसेप्ट सीख रहे थे और मोल कंसेप्ट में हमने सीखा कि किस तरह हम एटम्स का मोलर मास निकाल सकते हैं और किस तरह मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकाला जाता है, और उसकी मदद से हम ये बता पाए कि अगर हम लैब में कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कोई एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं तो वो कितने मोल्स में ले रहे हैं ये कैसे पता लगाया जाए, और अगर कोई कंपाउंड ले रहे हैं तो उस कंपाउंड के कितने मोल्स उस रिएक्शन में यूज हो रहे हैं ये कैसे बताया जाए। इसके लिए हमने एक सिंपल फॉर्मूला लर्न किया था, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यस, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा। इस फॉर्मूले से हम n यानी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते थे, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्मॉल n यानी गिवन मास, जो मास आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, डिवाइडेड बाय द मोलर मास। मोलर मास पता है ना आपको कैसे निकालना है। अगर कोई एटम है तो उसका एटॉमिक वेट ले लो और AMU को हटा के या डाल्टन को हटा के ग्राम लगा दो, तो वो हो गया उस एटम का मॉलिक्यूलर मास, और अगर उस एटम का मोलर मास। और अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लो और मॉलिक्यूलर मास में AMU और डाल्टन को हटा के ग्राम लगा दो, वो हो गया उस मॉलिक्यूल का मोलर मास। इस तरह से हमने इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अभी हमने यहाँ पे एटम्स को डिस्कस कर लिया, मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस करेंगे गैसेस को, कि अगर मैं एक मोल में गैस लूं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस है ये 1 मोल की है। ओके, सो यहाँ पे एक लाइन राइट डाउन कीजिए कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एनी ideal gas at STP contains 22.4 liters। ओके, ये स्टेटमेंट याद रखिए कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस at STP contains 22.4 liters। अगर आपके पास एक मोल में कोई आइडियल गैस है, अभी सर आइडियल गैस क्या होती है, सी आगे जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर ये लेसन सीखेंगे वहां मैं आपको एक आइडियल गैस का इक्वेशन दूंगा। तो सिंपल है, जो गैसेस उस सिंपल से इक्वेशन को फॉलो करेगी वो सब की सब आइडियल गैसेस होगी और बाकी सब आइडियल गैसेस नहीं होगी। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये वर्ड अगर आपको कहीं भी दिखे आइडियल, तो समझ लीजिए वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी हमारे पास अब तक एक भी आइडियल गैस नहीं है, हम किसी भी गैस को आइडियल मान ही नहीं सकते, बिकॉज कोई गैस उस इक्वेशन को प्रॉपरली ओबे नहीं करती। बट स्टडी तो करनी है, यस, साइंस तो सीखना है, इसलिए हमने क्या किया है, हमने कुछ गैसेस को कंसीडर कर दिया है कि वो आइडियल गैसेस है, या कभी कभी हम गैसेस को आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं। अभी यहाँ पे आप कोई भी गैस ले सकते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, ऐसी कोई भी गैस, क्लोरीन गैस, कोई भी गैस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर आप कोई भी आइडियल गैस का 1 मोल ले तो वो STP पे हमेशा 22.4 लीटर जितनी वॉल्यूम सी ऑक्यूपाई करेगी। कंटेंस की जगह यहाँ ऑक्यूपाई लिखते चलो, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, इतनी वॉल्यूम ही ये आइडियल गैस ऑक्यूपाई करेगी अगर आप इस आइडियल गैस का 1 मोल ले रहे हो। बट कंडीशन क्या है कि ये जो आइडियल गैस है वो STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होनी चाहिए। तो सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या 1 एटमॉस्फेयर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, करेक्ट, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सो इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे अगर आप किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल लो तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर, और इसे हम बुलाते हैं द मोलर वॉल्यूम। याद रखो, इसे हम क्या बुलाएंगे, मोलर वॉल्यूम। सो मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर्स की। यस, तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि सर जिस तरह मोलर मास से मोल्स निकाल सकते हैं, तो क्या उस तरह मोलर वॉल्यूम से भी पता चल सकता है कि गैसेस के कितने मोल्स है? ऑफ कोर्स पता चल सकता है। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखिए कि नंबर ऑफ मोल्स
इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन द मोलर वॉल्यूम is equals to the given volume upon the molar volume। तो ये फॉर्मूला कुछ सिमिलर लग रहा है। अभी अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये मासेस वाला फॉर्मूला था, जहां गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता था, तब जाके नंबर ऑफ मोल्स पता चलते थे। उसी तरह हमने मास को हटा के वहां पे वॉल्यूम लगा दिया। तो क्वेश्चन में जो गिवन वॉल्यूम होगी उसे डिवाइड कर दो मोलर वॉल्यूम से। और यहाँ इन दोनों फॉर्मूले में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मोलर वॉल्यूम हमेशा ये रहेगी। मोलर मास फिर भी आपको फाइंड करना पड़ता है, हर एक एलिमेंट का, हर एक मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है वो अलग अलग होता है। बट जब भी गैस की बारी आएगी तो मोलर वॉल्यूम हर केस में यही है। तो जस्ट एक ही वैल्यू को यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो ये दो फॉर्मूलेस आपको पूरी तरह से याद कर लेने हैं अगर आपको मोल कंसेप्ट पे हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दे दूं कि सपोज सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द वॉल्यूम फाइंड द वॉल्यूम occupied by 3 moles of chlorine gas, occupied by 3 moles of chlorine gas। अभी क्लोरीन गैस को भी हम यहाँ पे आइडियल गैस कंसीडर कर रहे हैं। यस, यहाँ पे हम एसटीपी की वाले टेम्परेचर एट एसटीपी, ओके, यानी टेम्परेचर 273 केल्विन का है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का है। तो आपको बताना है कि 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। सर काफी सिंपल है, अभी अभी आपने बताया है कि अगर आपके पास 1 मोल की गैस है तो वो 22.4 लीटर्स इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो उसी तरह अगर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ कोई भी गैस है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? वो ऑक्यूपाई करेगी 3 इंटू 22.4 L। यस, इतनी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगी। सो इतने इजी क्वेश्चंस इस मोलर ऑफ वॉल्यूम पे बन सकते हैं। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी 22.4 लीटर्स को आप लिख सकते हो 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यस, 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब दोनों सेम होता है। सो 22.4 लीटर्स की जगह अगर 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी लिखा तब भी उसका मतलब क्या समझना है? लीटर। या लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे 3 जीरो लग जाएंगे, बट पॉइंट की वजह से लास्ट का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 2400। तीसरा जीरो भी लिखते हैं बट उसके पहले क्या आ जाता? ये पॉइंट आ जाता, उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। सो मोलर वॉल्यूम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज 22,400 मिलीलीटर। और मिलीलीटर की बजाय आपको और एक यूनिट वहां पे दिख सकता है और वो है सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर दोनों सेम होते हैं और 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ये दोनों सेम होते हैं। तो मोलर वॉल्यूम को आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम मोलर वॉल्यूम पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिसकी मदद से ये वाली कंसेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। डन? ओके, लेट मी रेज दिस। ये साइड में ऐसे ही रखता हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगेन क्लोरीन गैस ही लिखते हैं, चलो, ऑफ क्लोरीन गैस present in 16.8 डेसीमीटर क्यूब at STP। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है कि क्लोरीन गैस के आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है। जब आपके पास जो क्लोरीन गैस प्रेजेंट है
उसने 16.8 डेसीमीटर क्यूब जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है, और वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। तो सिंपल कि आपके पास गिवन वॉल्यूम है, यस, आपको मोलर वॉल्यूम तो ऑलरेडी पता होती है, तो गिवन वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम है, दोनों की मदद से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम क्या है 16.8 डेसीमीटर क्यूब, यस, और डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों सेम ही होते हैं, यस, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 22.4 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होता तो हमें इस 22.4 को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता। तो याद रखो जो गिवन वॉल्यूम है वो किस यूनिट में दी है, उसके अकॉर्डिंग मोलर वॉल्यूम को भी उस यूनिट में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में दी थी तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बट कभी सेंटीमीटर क्यूब में दी होती तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता। अगर अभी आप दोनों को डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 0.75 मोल्स। तो आपके पास 0.75 मोल्स की क्लोरीन गैस प्रेजेंट है, यस, जब आपके पास इतनी वॉल्यूम की क्लोरीन गैस होगी। तो अगेन एक काफी इजी क्वेश्चन था, इसे भी नोट डाउन कीजिए। ओके, लेट मी रेज दिस। ओके, अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, चलो। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन की जगह चलो नाइट्रोजन एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम्स present in 11.2 liters of nitrogen gas. ओके, सो अगेन आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको पता लगाना है कि 11.2 लीटर्स की नाइट्रोजन गैस में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं। ओके, N2 एटम्स नहीं, नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं ये आपको बताना है। किसमें? नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस कितनी है आपके पास? 11.2 लीटर। तो याद रखो जब भी आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड करना है तो उस केस में हमेशा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो, बिकॉज अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसकी मदद से इजीली आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हो, बिकॉज एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स होते हैं, यस। तो अगर आपको मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, उसे एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। ओके, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है कि गिवन वॉल्यूम जो कि है 11.2 अपॉन द मोलर वॉल्यूम जो है 22.4, दोनों को डिवाइड करो। सो ये 1 सा ये 2 सा हो जाएगा, और 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.5 मोल्स। अभी ये 0.5 मोल्स किसके हैं? नाइट्रोजन गैस के। 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। बट आपको क्या N2 के मॉलिक्यूल्स चाहिए? नहीं, आपको चाहिए कि इस मोल में, इस गैस में नाइट्रोजन के कितने एटम्स। तो देखो 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, बट एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम है, यस, यानी हमारे पास इसके डबल, इसका डबल करो तो 1 आंसर आएगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम से सी, अगर आपके पास 0.5 मोल्स की नाइट्रोजन गैस है, यस, और एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन होंगे, तो जो नाइट्रोजन का मोल होगा वो इससे डबल ही होगा, करेक्ट। तो इसका डबल करो तो 1 मोल आंसर आएगा। तो आपके पास नाइट्रोजन एटम्स के 1 मोल है, ओके, और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 6.022 into 10⁻23 एटम्स। तो इतना इजीली आप बता सकते हैं, ओके। हाँ, यहाँ पे याद रखना है कि जो गैस दी गई उस गैस का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटम्स यूज होते हैं। जितने एटम्स यूज होते हैं, तो यहाँ पे 2 एटम यूज हो रहे थे, तो उस 2 को मैंने नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो मुझे पता चल गया कि नाइट्रोजन एटम्स के यहाँ पे कितने मोल। ऐसे आप हर गैस के लिए कर सकते हो। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो O2 होता, O2 के 0.5 मोल्स होते, और उसमें ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल्स हैं ये पता लगाने के लिए हम 2 को अगेन 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आंसर मिल जाता। तो ये और एक अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलो 1 मोर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।
हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। आई थिंक सो ये हमारा 4th क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इस बार आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है, यानी आपको ऑक्सीजन गैस दी गई है 8 ग्राम्स में। तो 8 ग्राम्स की ऑक्सीजन गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। यहाँ पे आपको कंसीडर करना है कि ऑक्सीजन गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही है और ये एक आइडियल गैस है। ओके, यानी इस पे यही सारी कंडीशंस अप्लाई होगी। तो सी आपको गिवन मास दिया है और ऑक्सीजन का मोलर मास तो आपको पता ही होगा। उसकी मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। एक बार नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, मोलर वॉल्यूम तो पता ही होती है, तो हम गिवन वॉल्यूम भी फाइंड कर लेंगे। बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें गिवन वॉल्यूम ही फाइंड करनी है कि ऑक्सीजन की कितनी वॉल्यूम। तो जस्ट पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 8 और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है। तो ये 2 मॉलिक्यूल है, सॉरी 2 आइटम है, तो 16 2 32, मास होगा 32। ओके, आंसर आएगा 8 1 8 4 डिवाइड करो 0.25 मोल्स। तो 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस बनाएगी 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अभी आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, यस, उसे इस फॉर्मूले में डालो और गिवन वॉल्यूम फाइंड करो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन मोलर वॉल्यूम कितनी है 22.4। तो हमें मोल्स कितने मिले 0.25 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 22.4। यस, अभी ये एक्स क्या है, तो एक्स है हमारी गिवन वॉल्यूम जो कि हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने उसे एक्स कंसीडर कर लिया है। अभी देखो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, जो भी रिमेनिंग टर्म्स है उस साइड भेज दो। यस, एक्स को छोड़ के जो भी टर्म्स है उन्हें उस साइड भेजो। जैसे ये यहाँ डिवीजन में है, उस साइड जाने पर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो 0.25 इंटू 22.4 इज इक्वल्स टू एक्स। अगर आप दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 5.6 लीटर्स इज इक्वल्स टू एक्स। यानी ऑक्सीजन गैस ने 5.6 लीटर्स की वॉल्यूम ऑक्यूपाई की। तो इस टाइप के क्वेश्चन मोलर वॉल्यूम पे आपसे पूछे जा सकते हैं और इसके और भी एमसीक्यूज को हम प्रैक्टिस करेंगे बट जब ये हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। ओके, मोल कंसेप्ट में आपको 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहला गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये पहला फॉर्मूला। ओके, दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है कि गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, वो सेकेंड वाला फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे और एक नोट डाउन करो कि गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन द एवोगाड्रोस नंबर। यस, तो एटम्स की मदद से भी आप बता सकते हो कि आपके पास कितने मोल्स हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लगाओ गिवन नंबर ऑफ एटम्स, यानी उस एलिमेंट के या उस कंपाउंड के कितने एटम्स है आपके पास। उन नंबर ऑफ एटम्स को अगर आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, एवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻²⁰, उस नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो एलिमेंट या वो कंपाउंड आपके पास कितने मोल्स में। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द मोल कंसेप्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। नाउ फ्रेंड्स, हमने मोल कंसेप्ट कंप्लीट कर ली। अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम जितने भी टर्म्स सीखने वाले हैं ये सब कुछ हमारे सेकंड लेसन का पार्ट है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ना अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमें किसका कॉन्सेंट्रेशन बताना है, तो कॉन्सेंट्रेशन हम बताते हैं सॉल्यूशन का। यस, सॉल्यूशन आपको बताना क्या होता है। सॉल्यूशन मींस कि जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। ओके, जब हमारे पास एक सॉल्यूट है और उसमें सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, देन बिकम्स अ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है,
यानी सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, ये बताने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं। सर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, फिर भी नहीं समझा, थोड़ा और क्लियर बताइए। तो इसका मतलब सी सिंपल, किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है ये सिंपल में बताने के लिए हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्यों यूज होती है कि सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है ये बताने के लिए हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, तो एक जनरल सी डेफिनेशन तो ये बन गई है कि जो चीज ज्यादा अमाउंट में होती है, ओके, द थिंग विच इज मोर इन अमाउंट, वो बन जाता है हमारा सॉल्वेंट। यस, जो चीज ज्यादा अमाउंट में होगी उसे हम सॉल्वेंट बुलाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप एक एग्जांपल लें, सपोज वी हैव 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यस, और इसे हम ऐड कर रहे हैं 54 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो बताओ इन दोनों में से सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? यस, तो सल्फ्यूरिक एसिड ये सोल्यूट होगा बिकॉज इसका मास ज्यादा लग रहा है, यस, यही ज्यादा अमाउंट में, और ये हमारा सोल्यूट होगा, ओके, ये सॉल्वेंट बिकॉज ये ज्यादा अमाउंट में है, और ये सोल्यूट बिकॉज ये लेस अमाउंट में है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट, ओके, दो ये ज्यादा अमाउंट में आपको दिख रहा है, बट अमाउंट ऐसे चेक नहीं करनी है, अमाउंट चेक करनी है नंबर ऑफ मोल्स में। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसे आप सॉल्वेंट कंसीडर करते हो, ओके। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी है इसलिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज आपको पता ही है जो चीज डिसॉल्व होती है उसे हम सॉलिड बुलाते हैं, और जिसमें वो डिसॉल्व होती है वो सॉल्वेंट होता है। ये बेसिक बातें तो आपको पता ही है। जैसे शुगर पानी में डिसॉल्व होती है, तो शुगर डिसॉल्व हो रही है इसलिए वो सोल्यूट होता है, और शुगर को डिसॉल्व कौन कर रहा है? वाटर, इसलिए वो सॉल्वेंट होता है, ओके। सो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी इन दोनों में से मुझे कैसे पता चला कि ये हमारा सोल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं, और ये मेन सॉल्वेंट है? तो हमने इनके नंबर ऑफ मोल चेक की। नंबर ऑफ मोल चेक करने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ गिवन मास क्या है? 98। और मैं आपको हमारे जो सेकेंड लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर में ही मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो बता दिया था, वो भी कितना होता है? 98। सो एम हटा दो, ग्राम लगा दो, बन जाएगा मोलर मास। तो 98 वन जा कैंसिल, 98 वन जा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आया है यहाँ पे 1 मोल, करेक्ट। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का आपके पास सिर्फ एक ही मोल है। चलो अभी वाटर के कितने मोल से वो चेक करते हैं। सो मोल्स ऑफ वाटर, फॉर्मूला सेम होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास 54 ग्राम्स है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? तो सिंपल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस को ऐड करो, तो 2 हाइड्रोजन है 2, एक ऑक्सीजन है, 2 + 16 कितना होता है? 18। तो आ गया 18 ग्राम। ये हो गया इसका मोलर मास। यही चीज मैंने यहाँ भी की है। जब मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास चाहिए था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के, सल्फर के और ऑक्सीजन के जितने एटम्स है उन सारे एटम्स के मासेस को मैंने सिंपली ऐड किया, तो आंसर कितना आया? 90। जैसे 2 सल्फर का मास होता है 32, तो 2 + 32 34, और ऑक्सीजन के 4 एटम्स है तो उनका टोटल मास 64 होगा। 34 + 64 98। तो इसे डिवाइड करो, 18 का टेबल आता है ना, 18 वन जा 18 3 जा। सो वाटर के यहाँ पे तो 3 मोल्स है, तो इस तरह से अमाउंट चेक करनी है। जिसके मोल्स ज्यादा वो सॉल्वेंट होगा, मतलब ये सॉल्वेंट है, इसके मोल्स कम है इसलिए ये सॉल्यूट है। या तो आपको आपकी पुरानी डेफिनेशन तो याद ही है, यस ना। अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है डायरेक्टली हम देखें तो वेट बाय वेट परसेंटेज है, देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। थर्ड टर्म है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देन मोल फ्रैक्शन, देन ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद आता है ppm दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। इसके बाद मोलालिटी एंड मोलारिटी, सी 2 वर्ड्स है, मोलालिटी एंड मोलारिटी, ओके। और एंड में आता है नॉर्मेलिटी। ये सारे टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमें बेसिकली यही बताने वाले हैं कि आपके सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, यस। और इसमें से सबसे ज्यादा मेन मोलालिटी, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी, ये 3 टर्म्स है। बट उन 3 टर्म्स को समझने के लिए उससे पहले के जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, वेट बाय वेट परसेंट,
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं सबसे हमारे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, दैट इज वेट बाय वेट परसेंट। ओके, तो वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है? तो चलो एक एग्जांपल से ही बता देता हूं। सपोज वी हैव HCl solution, HCl aqueous solution of, या NaCl ले लो, चलो NaCl aqueous solution of 5% weight by weight। ओके, आपके पास NaCl का aqueous solution है 5% का, वो भी किससे? वेट बाय वेट परसेंटेज से ना। यहाँ पे aqueous का मतलब होता है वाटर, यानी हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल के उसका सॉल्यूशन बनाया। तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि आपके पास 5 ग्राम का सोडियम क्लोराइड, और इस 5 ग्राम के सोडियम क्लोराइड को आपने 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। ओके, आपने क्या किया है? 5 ग्राम का सोडियम क्लोराइड लिया है और उसे 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। तो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको सिर्फ 5 ग्राम्स ऑफ NaCl ही मिलेगा। यही सिंपल सा मीनिंग होता है 5% वेट बाय वेट। ओके, जो वेट परसेंटेज में लिया है उसे पहले लिखो, और उतना वेट 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी, वेट बाय, या इस तरह से भी इसे लिखते हैं, वेट बाय वेट परसेंट। ओके, वेट बाय वेट परसेंट। तो इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्यूशन। सी, सॉल्वेंट का मास हम यहाँ पे नहीं लेते, हम यहाँ पे सॉल्यूशन का मास ले रहे हैं। यस, बिकॉज सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है ये आपको बताना है, और क्योंकि परसेंटेज है तो ऑफकोर्स 100 से तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। यस, वेट बाय वेट था इसलिए मास अपॉन मास का रेशियो है इनटू 100। तो सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100, यही होता है वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला। ओके, इतना फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए और इस पे हम एक सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गया? ओके, लेट अस सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 ग्राम्स ऑफ शुगर is dissolved in 100 gram of water. Okay, 10 gram of sugar is dissolved in 100 grams of water. Okay, then find the weight by weight percent. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वेट बाय वेट परसेंट। तो कितना इजी है? यस, वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अप्लाई करो और फाइंड करो। इसमें आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो शुगर और वाटर में से शुगर ही हमारा सॉल्यूट होगा। यस, और ये जो वाटर है वो क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम्स। नो, ये वाटर का मास है। वाटर सॉल्यूशन है क्या? वाटर सॉल्वेंट है। सी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन का जो मास होगा वो वाटर के मास को और शुगर के मास को दोनों को ऐड करके बनेगा। तो 100 प्लस 110 हो जाएगा, सॉरी 100 प्लस 10 हो जाएगा 110। तो जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक मत करो कि देखो किसका मास दिया है वहां पे। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली वो सॉल्वेंट का मास लिख लेते हैं, उसकी वजह से उनके क्वेश्चन काफी टाइम्स गलत हो जाते हैं। इनटू 100, तो देखो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.09। ओके, 9.09%। तो इतना परसेंट शुगर अपने वाटर, इतना परसेंट शुगर आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यानी इन शॉर्ट 9.09 ग्राम्स ऑफ शुगर
100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 10 gram of NaCl is present in 100 ml of solution. Okay. 10 gram of sodium chloride is present in 100 milliliter of solution. See, वो वेट नहीं दिया है, सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम वहां पे दी गई है। सो आपको फाइंड करना है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। Okay, find weight by weight percent if density of solution is कभी कभी एग्जाम में आपको सिर्फ सोल भी दिखता है, सोल का मतलब भी सॉल्यूशन ही होता है। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर, 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास क्या है? 100 ml का सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में आपने 10 ग्राम ऑफ NaCl को डिसॉल्व किया है। अभी आपको बताया गया है कि सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर है। तो इस केस में आपको फाइंड करना है इस सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंट। प्रॉब्लम क्या है कि वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने के लिए ओके आपको चाहिए सोल्यूट का मास, जो कि पता है 10 ग्राम, और उसके साथ आपको सॉल्यूशन का भी मास पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं पता। यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है? यहाँ पे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, दैट इज 100 ml, और उसी के साथ हमें रो दिया है। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ रो, यानी कि डेंसिटी। तो डेंसिटी दी गई है, दैट इज 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर। यस, हमें चाहिए सॉल्यूशन का मास। तो क्या मुझे बताओ, आप इन दोनों चीजों से मास फाइंड कर सकते हो? ऑफ कोर्स सर, कर सकते हैं। सी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। यस, तो डेंसिटी है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम को उधर भेजो तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, वहां जाके डिवीजन में चली जाएगी। सो रो इनटू वी, ये हो गया आपका मास। तो डेंसिटी को जस्ट वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करो, मास तुरंत मिल जाएगा। तो डेंसिटी कितनी है? 1.2, वॉल्यूम कितनी है? 100, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, मास इज इक्वल्स टू 120। ओके, यहाँ पे 2 जीरोस लग जाएंगे, पॉइंट की वजह से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो आपका जो मास आता है वो है 120 ग्राम। अभी सॉल्यूशन का भी मास है, सोल्यूट का भी मास है, फॉर्मूले में पुट करो। सोल्यूट का मास कितना है? 10, सॉल्यूशन का मास 120 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 12। सो इसे अगर आप सॉल्व करें तो 6 जा 2 5 जा 6 1 जा, तो आपका आंसर आएगा 8.33%। यस, दिस इज द वेट बाय वेट परसेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। और इस वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है 8.33 ग्राम्स ऑफ NaCl 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, सो ये थे इस टाइप के टर्म्स आपसे वेट बाय वेट परसेंट पे पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म देखते हैं, और उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये हमारा सॉल्यूशन है इस तरफ। ओके, निकाल लिया? ओके, नाउ लेट मी रीड। सो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इतनी ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उस पर इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैंने कहा इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो उसे भी हमें ध्यान से ही स्टडी करना है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वेट बाय वेट परसेंट है, और इसके बाद में जो आपको सिखाऊंगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखो, यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो चलो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को भी एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ। सपोज हमारे पास है HCl सॉल्यूशन, HCl aqueous solution of 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। आपके पास HCl का एक्विस सॉल्यूशन है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को
एक्विश यानी कि आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, यस। और कितने परसेंट में है वो? 7%। बट 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ना 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि 7 ml of HCl is present, okay, 7 ml of HCl is present in 100 ml of solution। उधर सिर्फ ग्राम था, यहाँ पे वॉल्यूम है तो मिलीलीटर हो गया। जैसे अभी हमने वेट बाय वेट परसेंटेज सीखा, उसमें जो परसेंट में वैल्यू दी थी उतने परसेंट या उतने ग्राम्स का सोल्यूट 100 ग्राम्स के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता था। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या करना है, जितनी परसेंट में जो नंबर दिया है उतने मिलीलीटर का सोल्यूट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ओके। जो परसेंट में यहाँ पे नंबर दिया है उतने मिलीलीटर्स का सोल्यूट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे वो भी काफी सिमिलर होगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ओके, वॉल्यूम हो गया वो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक बार आपको टर्म्स के मीनिंग समझ में आ गए ना तो फॉर्मूले भी इजीली याद हो जाएंगे। ये सबके सब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है। तो हमेशा उन्हीं दो चीजों का रेशियो चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, तो किसकी वॉल्यूम ऊपर रखोगे? सोल्यूट की। नीचे किसके रखोगे? सॉल्यूशन की। और परसेंटेज है इसलिए इनटू 100। तो इस तरह से अगर आप इन्हें ध्यान रखोगे तो सारे फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे, ओके। सो ये एक चीज राइट डाउन कीजिए। और वेट बाय वेट परसेंटेज पे मैंने जिस तरह के क्वेश्चन दिखाए थे सेम टाइप के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। इसके भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड वो आगे जब ये लेसन खत्म हो जाएगा तब, ओके। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट डाउन कीजिए। हो गया? टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे राइट डाउन कीजिए, द थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ओके। क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो यही सेम एग्जांपल्स में उससे यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपके पास HCl का एक्विस सॉल्यूशन है 7% का, वो भी वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट पहले आ रहा है यानी ये जो परसेंटेज की वैल्यू है ये वेट के लिए मिल जाएगी। तो 7 ग्राम ऑफ HCl, सी वेट पहले आ रहा था इसलिए परसेंटेज में जो वैल्यू है वो आपको लिखनी पड़ेगी ग्राम्स में। तो इतने ग्राम्स का सोल्यूट डिसॉल्व किया है हमने, बाद में क्या आ रहा है? वॉल्यूम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सो ये इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपके 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 7 ग्राम्स का HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपका सोल्यूट है। और इसका फॉर्मूला भी काफी इजी है अगर आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखें। सो वेट पहले आता है यानी ऊपर क्या रखना है? मास ऑफ सोल्यूट, और किससे डिवाइड करोगे? सॉल्यूशन से। बट नीचे क्या है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज है इसलिए इनटू क्या करोगे? इनटू 100 कर दोगे। तो इतना इजी है, यस। परसेंटेज में जो यहाँ पे नंबर है उतने ग्राम्स का सोल्यूट है आपके पास, और उतने ग्राम्स के सोल्यूट को आप 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राम से मास बताया गया है और यहाँ पे ml है यानी कि वॉल्यूम बताई गई है। तो इतना फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए और इसके ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हम अभी प्रैक्टिस करते हैं। तो राइट डाउन कीजिए हमारे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि a sugar solution of 10% weight by volume and find weight by weight percent if the density of the solution is 1.25 grams per milliliter. Okay. A sugar solution of 10% weight by volume. Then you have to find weight by weight percent if density of solution
density of solution is 1.25 grams per milliliter. ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास एक शुगर सॉल्यूशन है, कितना 10% वेट बाय वॉल्यूम का, बट आपको फाइंड करना है उस शुगर सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंट। नाउ एज वेल एज यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो है 1.25 ग्राम्स पर मिलीलीटर। तो सबसे पहले हम गिवन चीजें लिखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि फाइंड क्या करना है। तो देखो शुगर सॉल्यूशन कितना है 10% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि हमने 10 ग्राम ऑफ शुगर, ओके 10 ग्राम ऑफ शुगर को डिसॉल्व किया है 100 ml ऑफ वाटर में। यस, वेट बाय वॉल्यूम में यही होता है, सॉल्यूट का वेट सॉल्यूशन की वॉल्यूम, सॉरी वाटर नहीं सॉल्यूशन। ओके, तो हमारे पास सॉल्यूट का तो मास है। अभी हमें और एक चीज क्या दी है, डेंसिटी दी गई है, दैट इज 1.25 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ओके, अभी आपको वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड करना है। वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला तो याद होगा, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि पता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास पता है? नहीं, सॉल्यूशन की दी गई है वॉल्यूम जो कि है 100 ml और दी गई है डेंसिटी। तो क्या डेंसिटी और वॉल्यूम से आप मास फाइंड कर सकते हो? ऑफ कोर्स फाइंड कर सकते हैं सर। अभी हमने किया था कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास चाहिए वॉल्यूम को उधर भेजो, डिवीजन में था उधर जाके चला गया मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन गया मास का फॉर्मूला। सी, अगर आपके पास डेंसिटी और वॉल्यूम है तो उससे आप मास फाइंड कर सकते हैं, अगर आप डेंसिटी और मास दिया है तो उससे आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो वॉल्यूम पे ही है। तो डेंसिटी कितनी है 1.25, वॉल्यूम कितनी है 100 इज इक्वल्स टू द मास। ओके, तो 100 से इसे मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट पीछे चला जाएगा। यस, तो आपका आंसर आएगा मास इज इक्वल्स टू 125 ग्राम। तो आपको सॉल्यूशन का भी मास यहाँ पे मिल गया। अभी इजीली आप वेट बाय वेट परसेंट निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है, सॉल्यूट का मास, तो सॉल्यूट का मास कितना है 100 अपॉन सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूशन का मास है 125 और इनटू 100। यस, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इसे तो 25 4 जा एंड 25 25 जा, सॉरी 25 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 4 जा 8, तो 8% आपका आंसर आता है। आंसर आता है आपका 8%, यानी 8 ग्राम ऑफ शुगर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यस, तो इतना इजीली हमने सॉल्व किया। सी, ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि जब आगे मोलारिटी जैसे जिस पे क्वेश्चन, सॉरी आगे जब आप मोलालिटी और मोलारिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें डेंसिटी का आपको क्या यूज करना है ये पता होना चाहिए, इसलिए इतने बेसिक क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन्हें छोड़ के डायरेक्टली उन क्वेश्चंस पे जंप करते हैं और यहाँ पे डेंसिटी वाली टर्म का क्या यूज करना है उसमें अटक जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, तो इसे नोट डाउन कीजिए। चलो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। सो ये रेस करता हूं मैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहा गया, हाँ मिल गया। चलो 10% ऑफ शुगर को सॉल्यूशन, वापस से 10% ऑफ शुगर सॉल्यूशन है, मैं चलो सॉल्ट सॉल्यूशन लेता हूँ। 10% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये किस में है, वेट बाय वेट में है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम। ओके, ये है आपको दिया है वेट बाय वेट परसेंट। ओके, फाइंड नहीं, if density of solution is 1.2 grams per milliliter, then find weight by volume percent. Okay, weight by volume percent.
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था उसी को उल्टा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। यस, यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज ढूंढना था और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया था, यहाँ पे उल्टा है, वेट बाय वेट परसेंटेज दे दिया और उसकी मदद से वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को ढूंढना। तो काफी इजी है। सी यहाँ पे देखो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को ढूंढने के लिए क्या क्या लगता है, सोल्यूट का वेट। सोल्यूट का वेट पता है क्या आपको? पता है, यहाँ से 10% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन है वेट बाय वेट, यानी हमने 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व किया है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में। 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, तो सोल्यूट का तो वेट है। फिर चाहिए वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम? सॉल्यूशन की वॉल्यूम। प्रॉब्लम यही है यहाँ पे कि क्या आपको यहाँ पे सॉल्यूशन की वॉल्यूम दिख रही है क्या? नहीं। तो सॉल्यूशन के बारे में क्या पता है आपको? हमें पता है यहाँ पे कि सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। एज वेल एज यहाँ पे और एक चीज बताई गई है, सॉल्यूशन की डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको मास पता है, डेंसिटी पता है, तो क्या आप सॉल्यूशन की वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। यस, वॉल्यूम चाहिए तो क्या करो, वॉल्यूम को उधर भेजो, डेंसिटी को यहाँ पे लाओ, यानी वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। यस, सी वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम और डेंसिटी के प्लेसेस इंटरचेंज करो, वॉल्यूम उधर भेजो, डेंसिटी यहाँ पे लाओ। तो मास कितना है? 100, डेंसिटी कितनी है? 1.2। यस, तो भी वैल्यूज पुट कर ली। अभी से हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ओके। यही हमारी वॉल्यूम है, ओके। अब इसी वॉल्यूम को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो बताओ मुझे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास है 100, सोल्यूट का मास है 10, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है? इतनी, दैट इज 100 अपॉन 1.2 और इंटू 100, करेक्ट। सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूशन की वॉल्यूम इंटू 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1.2 आपको पता है ऊपर आ जाएगा। यस, मैथ्स का रूल है कि फ्रैक्शन में, यस ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन, यस ये फ्रैक्शन में ये डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है? एक फ्रैक्शन। तो उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला आता है। तो यहाँ पे ये इस डिनोमिनेटर में ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का भी जो डिनोमिनेटर है 1.2 वो ऊपर चला जाएगा। तो 1.2 ऊपर आएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? 12। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना हो जाता है आपका? 12%, यानी 12 ग्राम ऑफ सॉल्ट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपने यहाँ पे डिसॉल्व की। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें यहाँ पे सीखनी है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। या उससे पहले और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे, एंड देन हम नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म सीखेंगे, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 5% वेट बाय। राइट डाउन कीजिए, अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड पता है ना, HNO3, यस, इज 5% weight by weight, okay, is 5% weight by weight. Find the mass of nitric acid present in 100 ml of solution. Find the mass of nitric acid in 100 ml of solution. ओके, SOL सोल का मतलब सॉल्यूशन ही होता है। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4, ओके, सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो कितनी है? 1.4 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है? आपके पास नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन है 5% का, और कैसे? वेट बाय वेट परसेंट, यानी 5 ग्राम्स का नाइट्रिक एसिड 100 ग्राम्स के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक, ग्राम्स में या मिलीलीटर्स में नहीं। आपको फाइंड करना है कि अगर हमारे पास 100 मिलीलीटर्स का सॉल्यूशन, तो उस 100 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में कितना नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। यस, तो यहाँ पे देखो वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है। वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंटेज, उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। यस, हमें क्या सोल्यूट का मास पता है? नहीं पता। यस, सॉल्यूशन का मास पता है क्या, कितना सॉल्यूशन आपने लिया, तो वो भी नहीं पता। यहाँ पे हमें पता है जो सॉल्यूशन की डेंसिटी और उसकी वॉल्यूम, तो दोनों की मदद से सॉल्यूशन का मास फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मास मिल गया, वेट बाय वेट परसेंट भी पता है, ये दोनों वैल्यू पता है, तो ये थर्ड वैल्यू तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हियर मास चाहिए, तो मास के लिए क्या करना पड़ता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस, डेंसिटी कितनी है 1.4 और वॉल्यूम कितनी है, देखो तो वॉल्यूम हमें दी गई है कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml है। इस 100 ml ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना है वो यहाँ पे पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वो फाइंड कर रहे हैं। सो 100, अभी 1.4 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 के आगे 2 जीरोस लग जाएंगे, बट पॉइंट की वजह से लास्ट वाला जो जीरो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया 140। तो मास आता है 140 ग्राम। तो अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, वेट बाय वेट परसेंट है 5, मास ऑफ सॉलिड पता नहीं है तो x कंसीडर करो, और ये आ गया 140। हाँ, यहाँ पे एक टर्म रहेगी इंटू 100, उसे तो हम भूल ही गए, वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सो अगर आप इन दोनों टर्म्स का अभी सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना, तो रिमेनिंग टर्म्स को उधर भेज दो। तो 5 100 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ जाएगा डिवीजन में इंटू 140, ओके, इज इक्वल्स टू x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 700 अपॉन 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाते हैं, आपको x की वैल्यू कितनी मिलती है 7। तो 7 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, x इज इक्वल्स टू 7 ग्राम। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पे पूछे जा सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, देन हम मोल फ्रैक्शन की स्टडी करेंगे। ओके, सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के नाम में ही उसका मीनिंग दिया है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सी, so fourth term, that is mole fraction. ओके, तो सपोज आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने दो चीजों को ऐड किया। यस, दो चीजों को ऐड करके इसका सॉल्यूशन बनाया। सपोज एक ए और एक बी। यस, एक सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सी, सोल्यूट दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आपका जो सॉल्वेंट है वो एक ही रहता है। मैंने जस्ट यहाँ पे दो ही सोल्यूट यूज किए। अभी सपोज ये वाला सोल्यूट 1 मोल्स में प्रेजेंट है, ये वाला सोल्यूट कितने मोल्स में प्रेजेंट है, 3 मोल्स में प्रेजेंट है। यस, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, क्या बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे, ए के कितने मोल्स है वो राइट डाउन करो 1, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, सॉल्यूशन में टोटल सोल्यूट के मोल्स कितने हैं वो देखो। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, टोटल मोल्स कितने हुए 4, तो डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाता है आपके सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन। यस, तो यही करना है आपको जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन चाहिए वो खुद कितने मोल्स में है वो चीज ऊपर लिखो, और से डिवाइड करो टोटल मोल्स से। यस, कि सॉल्यूशन की कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स वहां पे प्रेजेंट। अगर मैं इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला लिखूं कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ओके, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें थी, दो से ज्यादा होती तो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। सपोज अगर हम लेते हैं एबीसी, तीन चीजें आ जाती, तब मैं आपसे पूछता कि ए का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह है। यस, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये सिंबल होता है। उस केस में फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ, यानी इन शॉर्ट आपको करना क्या है कि जिस भी चीज के मोल फाइंड करने हैं उसकी चीज को उसके मोल्स ऊपर लिखो, और नीचे सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो लिखना है आपको। इसकी मदद से आप मोल फ्रैक्शन यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं।
अभी सर इस सिंबल को क्या बुलाते हैं? तो कुछ बुक्स में इस सिंबल को हमने बुलाया है जीटा, ओके, बट अगर आप न्यू बुक्स देखो तो उसमें इसे बुलाया जाता है काय, CHI, काय, ओके। पता है प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, बट इसे आप काय ही प्रोनाउंस करोगे। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह है, काय, ओके। या इसकी बजाय ये सिंबल भी यूज किया जाता है कभी कभी, ये एन और ये ई, तो इसे हम बुलाते हैं ईटा, ओके। ये भी ग्रीक अल्फाबेट है, 22nd ग्रीक अल्फाबेट, और ये है ईटा। तो ये सिंबल भी कुछ बुक्स में यूज होता है, ये सिंबल भी मोल फ्रैक्शन के लिए कुछ बुक्स में यूज होता है। या कभी कभी डायरेक्टली ऐसा स्मॉल एक्स, ये सिंबल भी हम यूज करते हैं, ओके। सो ये रहा हमारा मोल फ्रैक्शन। तो इतना फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। उसी तरह आपको अगर बी के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने होते तो सेम फॉर्मूला होता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इस पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है वो क्वेश्चन, चलो देखते हैं। कि हमारे पास 40 ग्राम्स का कहा गया क्वेश्चन, ओके। हमारे पास 40 ग्राम्स का NaOH है और 54 ग्राम्स का NaOH प्लस 54 ग्राम्स का वाटर, ओके। तो ये आपका सोल्यूट, ये आपका सॉल्वेंट। तो आपके पास 40 ग्राम्स का NaOH और 54 ग्राम्स का H2O है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सोडियम क्लोराइड, इसका भी मोल फ्रैक्शन बताना है, और जो वाटर है उसका भी आपको मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के कितने मोल्स है वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सबसे पहले NaOH के लिए करते चलो, NaOH। तो NaOH का गिवन मास कितना है 40, अपन उसका मोलर मास कितना है, तो सोडियम का होता है 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 सर 23 प्लस 1 24 प्लस 16 40 हो गया, ओके। तो हो गया 41 जा यानी कि 1 मोल। तो यहाँ पे NaOH जो है वो 1 मोल में प्रेजेंट है, ये तो पता चल गया। अभी निकालते हैं वाटर के मोल्स। सो मोल्स ऑफ वाटर, फॉर्मूला अब भी वही रहेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास होता है 54 और वाटर का मोलर मास अब तक तो याद हो चुका होगा, नहीं हुआ तो याद कर लो, होता है 18। कैसे निकाला सर, अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस को ऐड करो। 2 हाइड्रोजन है तो मासेस कितना होगा 2, एक ऑक्सीजन है तो मास कितना होगा 16, 2 प्लस 16 18, और ये 18 1 जा 18 3 जा कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आया है यहाँ पे 3 मोल्स। यानी वाटर जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो 3 मोल्स में प्रेजेंट है, यस। तो जो सॉल्यूशन के टोटल मोल्स है वो है 1 प्लस 3 4 मोल्स, ओके। सॉल्यूशन का टोटल मोल्स यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स मिला देने हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स मिलाओ, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। तो NaOH का मोल फ्रैक्शन आएगा 1/4 और वाटर का मोल फ्रैक्शन आएगा, वाटर के कितने मोल्स है 3 अपॉन टोटल मोल्स जो कि है 4। अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यू देखें पॉइंट्स में, ये है 0.25 और ये है 0.75, ओके। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो आंसर 1 आ रहा है, यस। सो हमेशा याद रखें कि मोल फ्रैक्शन में जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को ऐड कर लेते हैं तब आपका आंसर 1 आ जाएगा, यस। उस सॉल्यूशन में जितने भी सोल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, उन सबका जब आप मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे हमेशा आपका आंसर 1 आएगा। अगर आंसर 1 नहीं आ रहा तब आपकी कैलकुलेशन में फॉल्ट है। तो ये करेक्ट भी है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का, उसमें 2 ही चीजें हैं, एक NaOH और एक वाटर। तो जब दोनों फ्रैक्शन को ऐड करोगे आंसर 1 ही आएगा ना। जैसे सपोज आपके पास एक पिज्जा की स्लाइस है, ओके। पिज्जा सुन के भूख लग गई ना, ओके। उसे आप 4 फ्रेंड्स में बांटते हो तो सबको एक एक स्लाइस दे दी। अभी चारों फ्रेंड्स से वो स्लाइस आप वापस से ला रहे हो, चारों फ्रेंड्स को जो फ्रैक्शन में आपने स्लाइस दी थी 1/4 1/4 1/4 1/4, वो आप ज्वाइन कर रहे हो तो क्या बनेगा, एक स्लाइस, एक पूरा पिज्जा। तो वही तो यहाँ पे कर रहे हैं, यस। जो मोल्स फ्रैक्शन में हमने डिवाइड कर रहे थे आखिर में उन्हीं मोल्स को हम ज्वाइन करेंगे तो वापस से 1 मिल जाएगा, यस। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन, इतना राइट डाउन कीजिए। इस पे क्वेश्चन है वो भी अभी हम सॉल्व करेंगे, ओके। लेट मी रेज दिस, ओके।
सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट, क्या बता, ओके, अ solution, sorry for the bad handwriting, a solution, a solution has 46% weight by weight of ethyl alcohol. ethyl alcohol होता है C2H5OH, इसे हम बुलाते हैं इथाइल अल्कोहल। ना इथाइल अल्कोहल क्या है ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखो। हाँ, यहाँ पे वन मोर इम्पोर्टेंट नोटिस कि सबसे पहले हम हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्ड। ये चारों चैप्टर्स को स्टडी करने के बाद ही हम केमिस्ट्री का कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज दिस आर दी फाउंडेशन, कि ये चारों चैप्टर आपकी केमिस्ट्री की बेसिक फाउंडेशन बनाने वाले हैं। अगर इन चारों चैप्टर्स में से आपकी एक भी कंसेप्ट मिसिंग हुई तो नेक्स्ट आगे आने वाली जो केमिस्ट्री है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो जितने भी लेक्चर हैं उन्हें बार बार रिपीट में देखो, ओके, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ उन्हें बार बार प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको ये सारे कंसेप्ट इजीली समझ में आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, a solution has 46% weight by weight of ethyl alcohol in water, ओके, वाटर में प्रेजेंट है ये। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, सिंपल, आपको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखो टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए इथाइल के पहले मोल्स पता होने चाहिए। इथाइल के मोल्स पता होने के लिए सबसे पहले चाहिए इथाइल का मास। मोलर मास तो मिल जाएगा, वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट इथाइल का मास कितना है वो पता लगाना है। तो उसके लिए ये है, इस 46 वेट बाय वेट परसेंट का मीनिंग क्या है कि 46 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, ओके, 46 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल को आपने डिसॉल्व किया है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। इसे किसमें आपने डिसॉल्व किया है, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, यस। तो आपको पता है 46 ग्राम का इथाइल अल्कोहल है, उससे आप उसके मोल फ्रैक्शन इजीली फाइंड कर सकते हो। कितना होगा मोल फ्रैक्शन, तो देखो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो उसके लिए गिवन मास कितना है 46 अपॉन इथाइल अल्कोहल का मास कितना है, तो देखो 2 कार्बन है, कार्बन का मास होता है 12, 12 2 जा 24, 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन 6 ही होगा उनका मास, तो 24 + 6 30 और एक ऑक्सीजन का मास 16, 30 + 16 46, यानी ये 46 1 जा 46 1 जा कैंसिल। तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पे एक ही मोल में प्रेजेंट है। तो क्या आप मुझे यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन बता सकते हो? ऑफ कोर्स हम बता सकते हैं, बता सकते हो, यस। कितना मोल फ्रैक्शन होगा, 1 अपॉन टोटल मोल, मोल से डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल्स पे प्रॉब्लम क्या होगी, आपको इथाइल के कितने नंबर ऑफ मोल्स है ये तो पता है, बट वाटर कितने मोल्स में ये पता नहीं है। तो वाटर के भी आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। देखो अभी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 56 ग्राम्स तो इथाइल अल्कोहल है, तो जो बचा हुआ ग्राम होगा, ओके, 100 में से वो वाटर होगा, यस। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के ही सॉल्यूशन का वेट बना होगा। तो ये जो 100 ग्राम है इसमें 46% आपका सोल्यूट है, और जो बचा हुआ परसेंट है वो क्या है आपका सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। तो 100 को 46 को 100 में से माइनस करो, आंसर आता है 54 ग्राम। तो आपके पास 54 ग्राम्स का वाटर है। अभी 54 ग्राम्स ऑफ वाटर यानी कितने मोल्स, तो फॉर्मूला अप्लाई करो कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास होता है 54, मोलर मास होता है 18, 18 1 जा 18 3 जा, आंसर आएगा 3 मोल्स। तो 3 + 1 4, तो टोटल यहाँ पे 4 मोल्स। तो इस तरह से आपने इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लिया है। नाउ वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो आंसर 1 आता है। तो जब आप इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लोगे तो उसके बाद वाटर का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं है। उस केस में क्या करना है कि इसे 1 से माइनस करो, आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। बिकॉज वाटर के मोल फ्रैक्शन को और इथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जब ऐड करोगे तो 1 आने वाला है। तो 1 में से सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन माइनस करो, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपको इजीली मिल जाएगा। ओके,
सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोल फ्रैक्शन। अभी हम स्टडी करेंगे कि पार्ट्स पर बिलियन क्या होते हैं एंड देन पार्ट्स पर बिलियन क्या होते हैं। तो इतना नोट डाउन कीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है टर्म नंबर 5, दैट इज ppm। ओके, सीधे से ppm ही किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ओके, मिलियन आपको पता है ना, मिलियन यानी कि 10 लाख। सो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन के आप मिलियन पार्ट्स करो, यानी 10⁶ पार्ट्स करो, ओके, यानी 10 लाख पार्ट्स करो, तो उतने पार्ट्स में सोल्यूट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसके लिए हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। ना ये जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है ये काफी छोटे कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज होती है, यानी जहां पे आपको सोल्यूट ट्रेसेस में है। ट्रेसेस का अगर आप एक्चुअल मीनिंग देखें तो ऐसा इतना छोटी अमाउंट में जिसे हम मेजर भी नहीं कर सकते, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। ट्रेसेस यानी कि काफी छोटी अमाउंट। ओके, इसलिए पार्ट्स पर मिलियन यूज किया जाता है कि जब वो सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स करोगे तो उसमें से कितने पार्ट्स में आपका सोल्यूट होगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है कि नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल्स टू mass of solute, okay, mass of solute upon mass of solution upon mass of solution into 100. Yes, sorry, not into 100, sorry, into million, that is into 10⁶। तो इतना सिंपल सा फॉर्मूला है पार्ट्स पर मिलियन का। तो अगर आपसे कोई कहे कि मेरे पास 2 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, क्या है मेरे पास 2 पार्ट्स मिलियन का शुगर सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग है कि मिलियन पार्ट्स में से सिर्फ 2 ही पार्ट्स में शुगर प्रेजेंट है। 2 ppm का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन के हमने 1 मिलियन पार्ट्स की यानी 10 लाख पार्ट्स की, उसमें से जस्ट 2 ही पार्ट्स में आपको शुगर मिली। यस, दिस इज ppm। अभी पर मिलियन पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं कि यहाँ आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड ऑफ 8 into 10⁻⁴ kg in 100 grams of solution। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे वाटर है, जिस वाटर में ये डिसॉल्व किया है, तो डायरेक्टली वाटर भी हम लिख सकते हैं। और इस केस में जो वाटर है उसे हम उसका ही मास एज अ सॉल्यूशन का मास यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज अगर आप ऑक्सीजन का मास देखें तो वो काफी कम है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास ऐड करने की यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सो आपको फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जब सोल्यूट का मास काफी कम होना तो जो सॉल्वेंट का मास है वही डायरेक्टली वहां पे यूज कर लो। जैसे यहाँ पे वाटर का मास दिया है 100, वही मैं यहाँ पे फॉर्मूले में यूज करूँ। तो ppm का फॉर्मूला क्या है, ppm का फॉर्मूला है कि सोल्यूट का मास है 8 into 10⁻⁴ अपॉन सॉल्यूशन का मास, तो उसकी जगह वाटर का मास लिखेंगे, दैट इज 100 into 10⁶। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो 100 की वजह से यहाँ के 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। यस, पावर कम हो जाएगी और पावर क्या बन जाएगी 4, तो 10⁻⁴ 10⁻⁴ आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1। 1 into 8 कितना हो जाएगा 8। यस, तो यहाँ के 2 जीरोस कैंसिल हुए इसलिए पावर 6 से 4 पे आ गई। अभी दोनों के बेसिस सेम है, पावर को ऐड करो, तो -4 + 4 क्या करो, -4 + 4, तो माइनस प्लस तो माइनस होगा और 4 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। और एनी टर्म रेज टू 0, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 10⁻�0 हो जाएगा 1 और 1 into 8 8। तो हमारा आंसर आता है कि ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 8 पार्ट्स पर मिलियन। जब आपने सॉल्यूशन की 10 लाख पार्ट्स की यानी 1 मिलियन पार्ट्स की, तो जस्ट 8 ही पार्ट्स में आपको ऑक्सीजन मिला है। तो काफी स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट। सो वन मोर क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज सी वाटर कंटेन्स 53 ppm ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फाइंड मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट।
sea water contains 53 parts per billion of sodium carbonate. Then find mass of sodium carbonate. Okay, then find the mass of sodium carbonate present in a glass of water, yeah, in a cup of water, present in a cup of water. ओके ना, देखो अभी यहाँ पे कप ऑफ वाटर बोला गया है, तो उस कप की वॉल्यूम कितनी है ये आपको एग्जैक्टली पता नहीं, तो आप अज्यूम कर सकते हो। हम यहाँ पे 100 ml कंसीडर कर लेते हैं, यस, और यहाँ पे वाटर है, यस। तो सपोज वॉल्यूम ऑफ कप इज इक्वल्स टू 100 ml, यस। अभी आपको सोडियम कार्बोनेट का मास चाहिए, यस। आपको दिया है पार्ट्स पर मिलियन, आपको फाइंड करना है सोल्यूट का मास। अभी सोल्यूट का मास फाइंड करने के लिए आपको सॉल्यूशन का मास चाहिए, यस। सॉल्यूशन का मास तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो कैसे फाइंड करो? बट हमें ये पता है कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 100 ml, यस। हमने अज्यूम की है कप कितना है, 100 ml का है, उससे ज्यादा भी आप कंसीडर कर सकते हो। और हमें वाटर की डेंसिटी पता है, सी ये वाटर की जो डेंसिटी की वैल्यू है ये आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम होगा। तो मुझे बताओ 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम होगा? 100 ग्राम। सो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी मिल गई, दैट इज 100 ग्राम। सी वाटर के 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम प्रेजेंट होता है, सो 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम होगा? 100 ग्राम, यस। मास है, वॉल्यूम है, दोनों को डिवाइड करो, डेंसिटी मिल जाएगी वापस से 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अभी आप पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ सोल्यूट पता नहीं, x अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो वो है 100 इंटू 10⁶। ओके, अभी यहाँ पे 2 जीरोस और यहाँ के भी 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर 4 से कम हो जाएगी, सॉरी पावर 2 से कम हो जाएगी और बन जाएगी 10⁴। ओके, और पार्ट्स पर मिलियन कितना दिया है? 53। सो ये 10⁴ उधर जाएगा, सो 54 डिवाइडेड बाय 10⁴x। तो ये आपको सोडियम कार्बोनेट का मास मिलता है। बट अगर आप देखिए इस तरह से इसे लिखना बेटर नहीं है, तो 10⁴ को ऊपर ले आते हैं। और आपको पता है अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में है, उसे जब आप ऊपर लाओगे, न्यूमरेटर में लाओगे, तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ 10⁴, तो 4 ये पावर प्लस में है, बट जब इसे आप ऊपर लाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, यानी आपको x की वैल्यू मिलेगी 53 इंटू 10⁻⁻, ग्राम्स लिखना मत भूलना, ओके, मास है इसलिए। सो इस तरह से हमने सोडियम कार्बोनेट का मास फाइंड कर लिया, जो एक कप के एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ओके, कॉम्पिटिटिव बोर्ड एग्जाम, सॉरी कॉलेज में आपकी जो एग्जाम होती है उसके क्वेश्चन, ओके। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, बिकॉज उस केस में आपको वाटर की जो वॉल्यूम है वो भी मेंशन की जाएगी, और अगर वाटर की वॉल्यूम मेंशन है तो उस केस में आप इसी तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये पीपीएम हमारी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है। इसके बाद आता है पीपीबी। पीपीबी यानी पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन में जस्ट क्या करना है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला रखना है, जस्ट पावर हो जाती है 10⁹, यानी मेरे पास जो सॉल्यूशन था उसके मैंने बिलियन पार्ट्स किए। बिलियन पार्ट्स का मतलब होता है 10 करोड़। तो 10 करोड़ पार्ट्स किए, और 10 करोड़ में से कितने पार्ट्स में सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। अभी अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है तो उस केस में ही पार्ट्स पर बिलियन ये टर्म यूज होती है, ओके। जब कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो उसी केस में पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन यूज होगी, और पार्ट्स पर बिलियन पे भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मोलालिटी, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी इन तीनों का डिस्कशन करेंगे, ओके। तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।